हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी का जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उसके आंसर की को यानी कि इसके सॉल्यूशन को। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। उसने कहा था जो कहानी है, इसमें सूबेदारनी जो रहती है वो युद्ध भूमि में अपने पति और अपनी पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहती है, तो लहना सिंह से कहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरिया है। और उसने कहा था कहानी जो है ये 1915 में लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है और इसे किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति भाषण को दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। ओ सदा निरा क्या है, तो एक निबंध है। इसके रचनाकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जो है ये ओ सदा निरा निबंध के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक एक आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा निम्न में से ये किनकी रचना है, या फिर ये आत्मकथा किनकी है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन जो है ये आत्मकथा है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति जो है ये शिक्षा पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्यासी की रचना निम्न में से कौन सी है, तो पद्मावत जो है ये ज्यासी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है, तो ये कथन है जे कृष्णमूर्ति का। इन्होंने कहा था कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, और जे कृष्णमूर्ति जो है यही है शिक्षा पाठ के लेखक भी। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, तो भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल रस, ये तीनों रस पाया जाता है सूरदास के पद में, लेकिन वीर रस नहीं पाया जाता है सूरदास के पद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया था, तो पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में पंचवर परमेश्वर खो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और ये किस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, तो गाँव के घर के चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है। गाँव का घर जिसके लेखक है ज्ञानेंद्रपति, उसी चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज में क्या खो गया था, तो पंच परमेश्वर खो गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो थे इन्होंने किसको पत्र लिखा था, तो इन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है। चार ऑप्शन है, इसमें सबको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सा है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की ही नाट्य कृति है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक जो है प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है, तो चार और नाम दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह जो थे ये सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शेख शेरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था। कौन सा पुरस्कार, तो शेख शेरिया पुरस्कार जो था ये किसको मिला था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को शेख शेरिया पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुत्र वियोग चैप्टर जो कि एक कविता है, इसके लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी विधा है। सरोज स्मृति शीर्षक जो ये क्या है, तो ये जो है एक शोक गीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है उसने कहा था कहानी को। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो गुलेर नामक ग्राम जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से चंद्र शर्मा वहाँ के रहने वाले थे चंद्र शर्मा गुलेरी, लेकिन इनका जन्म हुआ था जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के बेगूसराय सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय इसके रचयिता यानी कि इसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है, तो अज्ञे जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे हैं, उन्होंने लिखा है रोज कहानी को। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञे हैं जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल इनका पूरा नाम है। तो अज्ञे का जन्म कहाँ पे हुआ था, अज्ञे जो है इनका जन्म हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश
प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए देख रहे हैं ना कि आपके मॉडल पेपर में भी सिर्फ और सिर्फ लेखक परिचय से अधिकतर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। इसलिए हम क्या कहें कि चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर लास्ट तक में 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का गद्य खंड का भी और काव्य खंड का भी, सभी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बताएंगे, साथ ही साथ एक सेपरेट वीडियो में यानी कि एक सिंगल वीडियो में सबका अलग अलग करके लेखक परिचय, हर एक चैप्टर का लेखक परिचय भी आप लोग को बता दिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को क्या किए कि हर एक चैप्टर का सेपरेट करके यानी अलग अलग से, जैसे बातचीत के लेखक है बालकृष्ण मठ, चंद्र शर्मा गुलेरी, इस तरह से आपको हर एक चैप्टर का अलग से लेखक परिचय बता दिए। उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो भी नहीं आपसे हो सके तो एक और वीडियो मैंने बनाया कि 500 क्वेश्चन उसमें ऐड किया। 500 क्वेश्चन में मैंने हिंदी के सभी टॉपिक से, जैसे कि हिंदी का गद्य खंड से और काव्य खंड से, यानी कि 13 चैप्टर गद्य खंड का और काव्य खंड का 13 चैप्टर, और लास्ट में जो 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इससे पूछे जाने की संभावना है, सभी क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिए। साथ ही साथ ग्रामर के एक एक टॉपिक से, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी टॉपिक को ऐड करके एक ही साथ एक वीडियो आपको बना दिए, जो कि 2 घंटे से ज़्यादा के वीडियो है, जिसमें कि टोटल आपको 500 क्वेश्चन करवाएं। अगर ये 500 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जितना क्वेश्चन अभी इसमें देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में, सिंगल वीडियो में आपको करवा चुके हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के होम पेज पर ही जाइएगा तो वीडियो आपको दिख जाएगा। 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है तो आराम से आप लोग उस वीडियो को जरूर देख ही लीजिएगा। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करवाएं और हिंदी को एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश जो थे इनके बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी जो था ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, और उनकी किस कृति के कारण उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के कारण भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है। तो उसने कहा था कहानी जो है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी है, और उसने कहा था कहानी जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरिया, उन्होंने 1915 में ये कहानी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है हजारा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ शालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया, तो रोज ये लिया गया उसने कहा से, उसने कहा था कहानी से इस लाइन को लिया गया, ठीक है ना। ये कौन कहती है, तो जो सूबेदारनी रहती है बचपन में सिख लड़की, वो लहना सिंह से कहती है, जब दुकान पे लहना सिंह उससे पूछता है कि तेरा कुड़माई हो गया, तेरा कुड़माई हो गया, तो उसी पर वो जवाब देती है कि देखते नहीं रेशम का कढ़ा हुआ शालू। शालू का मतलब वो बताना चाहती है कि उसका सगाई हो गया, यानी कुर्बाई मतलब होता है तेरा सगाई हो गया, हाँ उसका सगाई हो गया, उस तरह से बताती है। यानी सालू को दिखा करके, वो अपना साल दिखा करके उस साइड सालू से वो बताना चाहती हो कि इससे उसको पता चले कि हाँ उसका सगाई हो गया। ये किस कहानी का में कहा गया था, तो उसने कहा था कहानी में जो सूबेदारनी रहती है सिख लड़की, वो कहती है लहना सिंह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं। तो रोज कहानी में जो मालती रहती है उसकी पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोज कहानी की पात्र है महेश्वर। अगला क्वेश्चन है कुंती किस एकांकी की पात्र है। तो कुंती जो है सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है, इसकी पात्रा कौन है, तो कुंती। मानक रहता है जो कि युद्ध पर गया रहता है और उसकी माँ का नाम रहता है कुंती। अगला क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, तो नामवर सिंह जो है वो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता यानी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है सच है जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये आपको पता ही होगा, पहला पाठ से ये लिया गया है, बातचीत पाठ से, कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसका गुण क्या है, कमी क्या है, खूबी क्या है, वो हमें पता चलेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आप लेके लोगों के लिए 2 नंबर एग्जाम क्वेश्चन में भी कुछ पूछा जाएगा, 2 नंबर में, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं, इसके मतलब बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बेन जॉनसन के अनुसार कि सच, बेन जॉनसन का मानना है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर का गुण दोष प्रकट होगा नहीं, और एडिसन का क्या मानना है कि बातचीत केवल 2 लोगों में ही हो सकती है।
ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में भी। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो 5 नंबर या 2 नंबर तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरह से बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति की शीर्षक पाठ की है? तो ये जूठन पार्ट्स में ये कहा गया था कि इनसे ये काम नहीं करवाओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, ये जूठन पाठ में कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम अवतार वैद ए पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? पंडित राम अवतार वैद ए पिताजी ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये तिरिच कहानी के पात्र है। ठीक है, तिरिच कहानी जिसके कि लेखक उदय प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है जसवीर और जनशेर किस आत्मकथा के पात्र हैं? जसवीर और जनशेर जो है ये किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो ये जूठन आत्मकथा के पात्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम व्याख्यांश काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? किसके? तो प्रेम व्याख्यांश काव्यधारा के कवि कौन है? तो ज्यासी जो है ये प्रेम व्याख्यांश काव्यधारा के कवि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाढ़ी प्रति नैन जल भई, गाढ़ी प्रति नैन जल भई यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो ये जो है ये छपे के कविता की ये पंक्ति है कि गाढ़ी प्रति नैन जल भई, और छपे के लेखक कौन है? तो नाभा दास हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि कली कराल दुलाल, कड़ी कलार दुलाल दारुण सब कुम्भती कुसुंज। क्वेश्चन था हमारा कि कली कराल दुलाल दारुण सब कुम्भाती कुसुंज यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह किस कविता से? तो ये तुलसी के पद कविता से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो अधिनायक कविता से ये पंक्ति है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह किस शीर्षक कविता से? तो अधिनायक से है। अगला क्वेश्चन है कि जिन बुलोओं में से गाँव के घर में रीढ़ झुझरती है यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो ये जो है गाँव के घर, यानी कि इसमें गाँव लिखा हुआ है ना, गाँव के घर, यानी कि गाँव के घर कविता से है, जिसके कि लेखक ज्ञानपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है, यह उक्ति की शीर्षक पाठ से? जिसमें भी नारी के बारे में बात हो रहा है वो अर्धनारीश्वर पाठ से ही लाइन लिया गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? ओ सदा निरा शीर्षक जो पाठ है उसमें किस नदी के बारे में चर्चा किया गया? तो गंडक नदी के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज तक सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाता है, कि शीर्षक पाठ की उक्ति है? तो ये जो है तिरिच पाठ से लिया गया कि आज तक सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से भी मर जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरिच कहानी किस प्रकार की है? तिरिच जो है ये किस प्रकार की कहानी है? तो ये जो है जादुई यथार्थवादी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैगरिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? देखिए रोज जो कहानी है ना उसका पुराना नाम, रोज कहानी का पुराना नाम क्या था? तो गैगरिन था, फिर बाद में बदलकर अज्ञे जो थे उस चैप्टर का नाम रोज कर दिए थे। तो इसमें दिया हुआ कि गैगरिन शीर्षक रचयिता के निम्न में से कौन है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि गैगरिन तो कोई चैप्टर ही नहीं था, तो हम लोग को बताएंगे कैसे कि गैगरिन के लेखक कौन है। तो गैगरिन जो है ये रोज का पुराना नाम था, रोज चैप्टर जो है उसका पुराना नाम गैगरिन ही था। तो गैगरिन शीर्षक के रचयिता निम्न में से कौन है? तो अज्ञे हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अगला क्वेश्चन है कि तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तिरिच शीर्षक पाठ जो है उसमें तिरिच जो रहता है वो क्या रहता है? तो एक विषैला कीड़ा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता यानी लेखक है। अगला क्वेश्चन है पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो ओ सदानीरा रचना से पुंडलिक जी का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? सिपाही की माँ जो एकांकी है इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा नहीं है? तो कुंती, बिश्नी और मुन्नी ये तीनों जो है ये सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है, लेकिन मालती जो है ये रोज कहानी की पात्रा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा मालती नहीं है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है कि उन दिनों गाँव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? इस पंक्ति को लिया गया जूठन पाठ से, जूठन पाठ जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है कि बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना वेतन के लिए एक शब्द होगा अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम की कमाई खाने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मसीजीवी नाम होगा कलम की कमाई खाने वालों के लिए एक शब्द। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जहाँ पर पुस्तक छपती हो होगा निर्माणशाला। अगला क्वेश्चन है कि जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो जल में रहती है सेना वो हो जाएगी नौसेना। अगला क्वेश्चन है कि जो फल का आहार करता होगा, जो फल खाता होगा उसको क्या कहते हैं? तो शाकाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के रहने के स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो छात्र रहते हैं कहाँ पर रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं और उसको हिंदी में कहते हैं छात्रावास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजदूत शब्द कौन सा समास है? राजदूत शब्द ये कौन सा समास है? तो
तत्पुरुष समास है राजदूत शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति ये कौन सा समास होगा, तो यथाशक्ति जो होगा ये क्रमधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भला बुरा कौन सा समास होगा, तो भला बुरा यानी दो शब्द है ना, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोपहर शब्द कौन सा समास होगा, दोपहर शब्द कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास होगा दोपहर शब्द, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माँ बाप शब्द कौन सा समास है, तो माँ बाप शब्द इसमें भी दो आ गया, यानी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा, अब संज्ञा वाला क्वेश्चन आ गया। बुढ़ापा को क्या करते हैं, हम फील कर सकते हैं, उसे हम देख तो नहीं सकते हैं, और जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं यानी कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम खुशी हो गया, गम हो गया, रोना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सबको क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। अगर अभी हम खुश हैं तो इसे क्या करें, महसूस कर रहे हैं, महसूस जिस भी चीज़ को करते हैं, जैसे बुढ़ापा है, हम जानते हैं कि कोई बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापा शब्द को देख तो नहीं सकते, हाँ देख सकते हैं कोई आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन उसको फील तो नहीं कर सकते, बुढ़ापा को हम देख तो नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ फील करते, इसलिए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा, तो पाटलिपुत्र यानी ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुच्छा शब्द कौन सा समास है, तो गुच्छा समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा मुझे कहते हैं जिससे कि पूरे समूह का बोध होता है। गुच्छा जैसे कि अंगूर हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग मतलब जहाँ पर पूरे बच्चे रहते हैं, पुलिस हो गया, पुलिस मतलब बहुत सारे पुलिस होते हैं, भेड़ हो गया क्योंकि भेड़ एक साथ बहुत सारे रहते हैं, तो ये सब क्या होगा, गुच्छा जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सब क्या होगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन है चीनी शब्द कौन सा संज्ञा, तो जिसे मापा या तौला जाता है, जैसे कि लीटर में तेल को मापते हैं, दूध को करते हैं, या फिर चीनी को तौलते हैं, चावल को तौलते हैं, जिसे मापा या तौला जाता हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चीनी को भी हम तौलते हैं, मापते तौलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शन को जैसे ही आपको पढ़िएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि चारों में से ऑप्शन में से शुद्ध को, इसमें आशीर्वाद कहाँ पे लिखा हुआ, खुद बताइए तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही, आशीर्वाद ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से आपको प्रशंसा बताना है, ये सब तो एकदम इजी क्वेश्चन है, खुद से कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशेषण से इतिहास का शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2019 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विशेषण क्या हो जाएगा, तो भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खून पसीना एक करना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जो खून पसीना एक करता है यानी कि बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। अगला क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो ईंट से ईंट बजाना यानी कि लड़ाई करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाल बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो डिंग हाँकना, गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। अब पर्यायवाची से शब्द है, तो पर्यायवाची क्या है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो अग्नि को कहते हैं हम पावक भी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्नि को क्या कहते हैं, तो पावक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो कपड़ा को क्या कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। कमीज तो शर्ट को कहते हैं ना, तो शर्ट में तो सिर्फ एक ही शर्ट आ जाएगा, लेकिन कपड़ा में तो सभी कपड़ा आते हैं, इसलिए वस्त्र होगा इसका पर्यायवाची सही। अगला क्वेश्चन है कि काजल शब्द क्या है, तो काजल क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। काजल क्या कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है आत्मा शब्द कौन सा है, तो आत्मा शब्द क्या है, तो ये भी स्त्रीलिंग ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राण शब्द क्या है, तो ये भी स्त्रीलिंग ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा, पुरस्कार का हो जाएगा, किसी को हम पुरस्कार देते हैं उसका उल्टा दंड देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अनुराग का विलोम यानी उल्टा विराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा का उल्टा हो जाएगा, कृपा हम किसी पर करें यानी कि उससे गुस्सा होंगे, कोप होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो गणतंत्र का हो जाएगा परतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो साकार का हो जाएगा निराकार। अगला क्वेश्चन है दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा, तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, दक्षिण यानी उसका उल्टा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीलकमल शब्द कौन सा समास है, तो नीलकमल शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है नीलकमल शब्द। अगला क्वेश्चन है थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा पानी जो है ये किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है थोड़ा पानी। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद से क्वेश्चन अब आ गया कि जगन्नाथ यानी कि जगत जोड़ नाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगत जोड़ नाथ। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सेम यही पूछा गया है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ अर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, तो दिगंबर का क्या हो जाएगा कि दिक जोड़ अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मदिरालय का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मदिरा जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। वो उपसर्ग हम अनजान शब्द में उपसर्ग कौन सा, इस कैसे पहचानेंगे, इसमें जैसे कि मैं अन होगा, इसका क्या हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कहिएगा कि अ क्यों नहीं होगा, अभी तो इसका उपसर्ग हो सकता है। तो देखिए जैसे ही कोई उपसर्ग शब्द हो उसमें आपको पहले उसका पहला वर्ड हटाना है, जैसे कि इसका अ हटा देते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं तो क्या बचेगा नौजान। नौजान सुना हुआ शब्द हमें नहीं लग रहा है, जैसे सुना सुना शब्द नहीं लगेगा यानी कि उसका उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन इसमें अन ले लेते तो बच जाएगा जान, जान तो सुना हुआ शब्द लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा अन इसका उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि पुरातन में हम अगर क्या करते हैं कि पूर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा रातन हो जाएगा, रातन भी हमें सुना हुआ शब्द नहीं लग रहा है इसलिए हम लेंगे पूरा, पूरा और उसका बच जाएगा तन, तो तन तो हमें सुना हुआ लग रहा है इसलिए पूरा क्या हो जाएगा तो इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रतिनिधि। अब इसमें क्या उपसर्ग हो जाएगा, इसमें भी हम प्र लेते हैं, त्रिनिधि ये भी सुना हुआ नहीं लग रहा है इसलिए क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग, तो प्रति जो हो जाएगा ये उसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसमें अगर हम उ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा पभाषा, तो पभाषा शब्द सुना हुआ नहीं लग रहा है इसलिए क्या लेंगे उप लेंगे, तो उप लेंगे तो बच जाएगा भाषा, यानी उप क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसमें सेम वही करेंगे, अगर हम वी लेते हैं तो बचेगा क्या शेष, और शेष तो हमें सुना हुआ लग रहा है इसलिए कि वी क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्म। इसमें अगर हम सु ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा कर्म बच जाएगा, कर्म हमें सुना हुआ लग रहा है तो सु क्या हो गया इसका उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है मैं स्वयं खा लूंगा, कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं खा लूंगा यानी कि ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेईमान शब्द क्या है, तो बेईमान शब्द जो है ये देशज यह है, विदेशज है, ये क्या है, तो बेईमान शब्द जो है ये विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।